Welcome students, myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस चैप्टर को लास्ट टॉपिक पे ले आए हैं। हम बीएससी पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, 3rd यूनिट, 2nd चैप्टर न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडियो एक्टिवता के उपयोग। रेडियो एक्टिविटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, और इसके इतने उपयोग हैं, इतनी इसकी एप्लीकेशंस हैं कि उन्हें हम कुछ पॉइंट्स में समेटना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में हम यहाँ आज बात करेंगे, और उनमें से सबसे पहली है नए फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी कि कुछ नए मूल कणों का खोज रेडियो एक्टिविटी के द्वारा संभव हो पाई। हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है छोटी क्लासेस में भी। उन्होंने जो अल्फ़ा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उससे ये कॉन्सेप्ट आया कि यदि अल्फ़ा पार्टिकल्स को किसी न्यूक्लियस पर बम्बार्ड किया जाए तो अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेशन पावर होती है, जिससे उसकी नेचर पता चलती है, उस पेनिट्रेशन के द्वारा हमें कुछ नए मूल कणों की खोज के बारे में पता चला। और इसी श्रेणी में जो न्यूट्रॉन की खोज है वो शामिल की जाती है, जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स की बोरोन के साथ रिएक्शन करवाई गई थी। और ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हमें प्राप्त होते हैं नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम में। तो रेडियम से प्राप्त होने वाले अल्फ़ा पार्टिकल्स की खोज के द्वारा हमें उसके बम्बार्डमेंट के दूसरे न्यूक्लियस पर बम्बार्डमेंट के साथ हमें कुछ नए मूल कणों की खोज के बारे में भी पता चला। दूसरी इसकी जो सबसे उपयोगी एप्लीकेशन कह सकते हैं हम, वो है कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स की डिस्कवरी या उनकी खोज भी रेडियो एक्टिविटी के द्वारा ही संभव हो पाई। आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक और आइसोबार्स यानी कि समभारिक, ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ में, यानी कि रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी में सर्वप्रथम देखे गए थे। और उसके बाद इसी आधार पर दूसरे और एलिमेंट्स के भी आइसोटोप्स और आइसोबार्स खोजे गए। तीसरी एप्लीकेशंस में हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी की, जो हमें न्यूक्लियर फिशन यानी कि न्यूक्लियर विखंडन और न्यूक्लियर फ्यूज़न यानी कि नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। ये जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, इस ऊर्जा के दो उपयोग हैं। एक ह्यूमन वेलफेयर में, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा का बहुत इम्पॉर्टेंट जो काम है वो ह्यूमन वेलफेयर यानी कि मानव के कल्याण में काम में आता है। लेकिन इसका जो दूसरा उपयोग ही कहेंगे वो है डिस्ट्रक्टिव एटम बम या हाइड्रोजन बम बनाने के काम में इस नाभिकीय ऊर्जा को लिया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग है। विद्युत के उत्पादन में भी न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी सब्सटेंस पर जब कोई किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पर से जब कोई रेडिएशन एमिट होती है और वो सब्सटेंस उसे एब्जॉर्ब करता है, तो उससे जुड़ी ऊर्जा हमें हीट के रूप में प्राप्त होती है, जिसे थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में या विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, और ये विद्युत ऊर्जा मानव के उपयोग में आती है। फिर हम बात करेंगे फूड प्रिजर्वेशन की, यानी कि खाद्य संरक्षण की। हम जानते हैं कि जो खाना है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया के द्वारा स्पॉइल किया जाता है। कन्वेंशनल मेथड्स में हम खाने को बचाने के लिए या तो उसका पास्चराइजेशन करते हैं या उसको रेफ्रिजरेट किया जाता है। लेकिन मॉडर्न टेक्निक्स में अब ये संभव हो पाया है कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रेडिएशन के द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है। और रेडिएशन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि फूड को कैसे और कितने लंबे समय तक बिना ख़राब किए प्रिजर्व करना है या संरक्षित करना है। तो ये इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, फूड प्रिजर्वेशन। इसके बाद हम अगली जो उपयोगिता देख रहे हैं वो है एज डिटर्मिनेशन की, यानी कि आयु के निर्धारण की। It is the most interesting application of natural radioactivity in the determination of age of ancient objects. जो हमारे पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एज या उनकी आयु का पता लगाने के लिए नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एक सकारात्मक भूमिका अपनी निभाती है। कार्बन डेटिंग इज सुटेबल फॉर ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग कार्बन सच एज टीथ, बोन्स, वुड्स, क्लॉथ एट्सेट्रा। कार्बन डेटिंग की जो विधि है उसके द्वारा हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की आयु ज्ञात कर सकते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, जैसे दांत हैं या हड्डियां या लकड़ी या वस्त्र।
इसी में U-238 यानी यूरेनियम का 238 इज़ द मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू डिटरमाइन द एज ऑफ रॉक्स इन द अर्थ। पृथ्वी पर पाए जाने वाली चट्टानों की आयु ज्ञात करने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है वो है यूरेनियम 238 का। अब एज ऑफ रॉक्स यानी कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए क्या तरीका होता है, वो एक छोटा सा यहाँ पर हम इसके जो एप्लीकेशंस हैं उसमें इंक्लूड कर लेते हैं कि द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स केमिकल एंड फिजिकल चेंज। किसी भी तत्व की जो विघटन की दर है वो उसकी रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होती, इसलिए डिसइंटीग्रेशन रेगुलरली चलता रहता है। और ये देखा गया कि यूरेनियम 238 का जब डिसइंटीग्रेशन किया गया होता रहा तो ये पाया गया कि एंड प्रोडक्ट के रूप में, अंतिम उत्पाद के रूप में लेड 206 मिला। तो इन द रॉक्स हुज एज इज़ टू बी डिटरमिन्ड द रेशियो ऑफ दीज टू इज़ डिटरमिन्ड, यानी कि कितने समय में यूरेनियम 238 लेड 206 में बदला, वो उस एज रॉक की एज को डिटरमिन करने का एक तरीका हुआ। नाउ डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स जैसा हमने बात की कि अगर हम अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर बम्बार्डमेंट करें अलग अलग पार्टिकल्स का तो कुछ ट्रांसम्यूटेशंस होते हैं और उससे नए तत्वों की खोज होती है। इन तत्वों का जो सिंथेसिस है वो एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, प्रकृति में नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करेंगे कार्बन 14 डेटिंग की, यानी कि कार्बन 14 डेटिंग क्या है। ये एक मेथड है जिसे सबसे पहले 1940 में WF लिबी ने डेवलप किया था और जिससे डेथ ऑफ फॉसिल यानी कि फॉसिल्स कब क्षय हुआ उनका या उनका कब अंत हुआ उसको खोजा गया, उस टाइम के बारे में जानकारी ली गई। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ C14 हैव हाफ लाइफ 5760 ईयर्स is present in the atmosphere as CO2। ये जो विधि है कार्बन डेटिंग की, ये इस बात पर निर्भर करती है कि C14 जिसकी हाफ लाइफ 5760 साल होती है और जो एटमॉस्फेयर में CO2 के रूप में प्रेजेंट है उसकी रेडियो एक्टिविटी क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय द होल प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ये हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है एंड इट्स अमाउंट इज़ कांस्टेंट इन द लाइफ टाइम ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स। और इसका जो अमाउंट है, इसकी जो मात्रा है, वो एक एनिमल या ह्यूमन की लाइफ टाइम में ये लगभग फिक्स होती है। तो आफ्टर द डेथ इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हैंस C14 सीजल, तो डेथ के बाद जो कितना कार्बन डाइऑक्साइड लिया उससे हम C14 का मान निकाल सकते हैं। एंड द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए लिविंग बीइंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ C14 प्रेजेंट इन इट। और इसके आधार पर हम C14 का कितना डिसइंटीग्रेशन हुआ उस आधार पर उसकी आयु का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ सामान्य उपयोगी इसके रेडियो एक्टिविटी के उपयोग थे। इसके अलावा मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें और इसमें जोड़ना चाहूँगी कि जो हमने आइसोटोप्स और आइसोबार्स की बात की थी, आइसोटोप्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेडियो एक्टिविटी का जिन्हें हम ट्रेसर्स के रूप में भी काम में लेते हैं। तो रेडियो ट्रेसर्स क्या होते हैं या रेडियो समस्थानिकों के क्या उपयोग होते हैं, इसको मैं कुछ 3-4 हेडलाइंस में आपको ख़त्म कर देती हूँ। सबसे पहला जो ट्रेसर का उपयोग जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि में, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो मैकेनिज़्म होता है उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कार्बन, ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के समस्थानिक या ट्रेसर्स को उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा मेडिसिन्स में हम देखें तो आयोडीन का थायराइड की जांच के उपयोग में काम में लिया जाता है। इस तरह से कोबाल्ट कैंसर के उपचार में काम आता है। सोडियम 24 ये इसका उपयोग करते हैं हम शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का पता लगाने के लिए। इसी तरह से सल्फ़र और फास्फोरस का उपयोग होता है हड्डी के टूटने के उपचार में। तो मेडिकल साइंस में या मेडिसिन्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा बायोलॉजिकल फील्ड में भी अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं उनकी सहायता से बॉडी में कौन कौन से कंपोनेंट्स बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, किस ऑर्डर में बन रहे हैं, ये भी हम ट्रेसर्स की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। उनके मेटाबॉलिज्म से हमें इसका पता चलता है।
एग्रीकल्चर के फील्ड में भी ट्रेसर्स का काफ़ी बड़ा उपयोग है। इसमें हम देखते हैं कि जितने भी हमारे ये फास्फोरस के फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उनमें पौधों द्वारा जो फास्फोरस को ग्रहण किया जाता है, उसमें कितने फास्फोरस को कितने उर्वरकों में मिलाया जाए, कैसे उर्वरकों में मिलाया जाए, ये हम ट्रेसर्स के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये भी पता लगा सकते हैं कि जो पौधे हैं या पत्तियां हैं, वो भोजन का अवशोषण कैसे और कितना कर रहे हैं। इसके अलावा जानवरों में भी भोजन और उससे प्राप्त होने वाला जो दूध है या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी हम कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इनके बारे में हम ज्ञात कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में इन आइसोटोप्स का बहुत बड़ा उपयोग है। जैसे कोई भी मशीन की टूट फूट हो जाती है, तो हम ट्रेसर के द्वारा उसकी टूट फूट को या उसके जीर्ण शीर्ण होने को ज्ञात कर सकते हैं। स्टील की जो मोटी प्लेट्स होती हैं या चद्दरें होती हैं, उनमें दरारों का पता इससे लगाया जा सकता है। और इस तरह के इंडस्ट्रीज़ के अनेकों उपयोग हैं। सिग्नल्स में, थिएटर्स में, घड़ियों में, ये सारे इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ ट्रेसर्स को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपयोग में लिया जाता है। तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट हमने हेडिंग्स पढ़ी 9 के आसपास, और इसके अलावा ट्रेसर्स का जो उपयोग इसमें हम अलग से चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे इस हेडिंग में आता है, और ये हेडिंग हमारा था एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो इस टॉपिक के साथ आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री का चैप्टर समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। आपने डिफरेंट टॉपिक्स इसमें PDF के रूप में और कंटेंट के रूप में पढ़े और सुने। एंड आई होप कि ये टॉपिक थोड़े से रेगुलर टॉपिक से हटकर हैं। हालांकि मैथ्स वाली गर्ल्स को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बायो की गर्ल्स अगर इसे ध्यान से पढ़ेंगी, इसे ध्यान से सुनेंगी, तो नो डाउट कि उनको ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और वो अच्छे से इसमें से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगी। सो अब हम अपने थर्ड ईयर के थ्योरेटिकल पार्ट को यहाँ पर आज ख़त्म करते हैं। अब हमारा प्रैक्टिकल का पार्ट मैंने आपसे साथ साथ आपको PDF शेयर करना शुरू किया है। रिमेनिंग प्रैक्टिकल्स भी मैं आपको शेयर करूँगी। एंड टिल देन इट्स थैंक्स।